आज जो नेपाल के सत्ताधारी दल हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि लामिछाने का भारत दौरा हुआ है। अब उनके भारत दौरा उस समय हुआ है जब भारत और नेपाल के बीच तनातनी की स्थिति चल रही है। हम लोग आज इस बात पर चर्चा करें। देखो जी, एक चीज ध्यान रखना कि मैं न्यूज रीडर नहीं हूं, एंकर नहीं हूं, तो सिर्फ पॉलिटिकली बात नहीं होगी, मतलब राजनीति करने के लिए बात नहीं होगी। अगर भारत सरकार की समस्या है, कमियां हैं, तो इसकी भी बुराई होगी, और नेपाल सरकार की कमियां हैं तो उसकी भी बुराई होगी। नेपाल सरकार की अच्छाइयां हैं तो उसकी अच्छाई की गुणगान होगी, भारत सरकार की अच्छाइयां हैं उसकी गुणगान होगी। ये तो रहा एक पक्ष। दूसरा क्या है कि हम लोग न्यूज न पढ़ करके, न देख करके, बल्कि न्यूज के एनालिसिस करते हैं, ताकि परीक्षा के ख्याल से भी। और दूसरा क्या है कि जो आम जनता है, जो जिसे आज की व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, वैदेशिक नीति के बारे में, संबंधों के बारे में उसकी स्टडी नहीं है, होगी भी नहीं, क्योंकि ये उच्च स्तरीय स्टडी होती है, तो उसका एक सामान्य भाषा में ज्ञान भी हो जाए और समझ विकसित हो जाए। बेवजह की आलोचना करना कि भारत ने करी, नेपाल ने करी, ऐसा नहीं है। इसे बिल्कुल व्यवस्थित रूप में, एक बौद्धिक रूप में समझने की जरूरत है। तो अपने अनुभव से ये बातें आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी अभी जो आए हैं रवि साहब, उनके आने के पीछे क्या मंशा है, कैसे आए, और भारत सरकार और उन दोनों के बीच क्या क्या हो सकता है, उसकी सकारात्मक पहलू क्या होगी, नकारात्मक क्या होगा, वगैरह वगैरह सारे एस्पेक्ट को समझना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, यानी पर्सनल ओपिनियन का मतलब पर्सनल ओपिनियन, ताकि आप समझें, आप भी समझें, और यूट्यूब से कोई समझना चाहते हैं तो भी समझें। खैर, अब बात करते हैं मुद्दे की बात है कि अभी अभी आए हैं और उनका भारत सरकार ने पुरजोर स्वागत किया है। हवाई अड्डा से ही फूलों की बरसात कर दी गई है, उन पर रेड कारपेट बिछाए गए हैं, और एक आमंत्रण पर आए हैं। भारत के जो भारतीय जनता पार्टी हैं और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री नीति नवीन, इनके आमंत्रण पे जो नेपाल के सबसे बड़ी पार्टी है आरएसपी पार्टी, उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रवि साहब, तो उन्हें आमंत्रित करके बुलाया गया है। अब इस आमंत्रण के पीछे, क्योंकि उस तनातनी के माहौल में बातें हो रही हैं, तो इसकी राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके पीछे भारत सरकार की मंशा क्या होगी। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं सरकारों को भी जो कॉन्फिडेंशियल होती है। वैदेशिक नीतियां बताई नहीं जाती, न भारत सरकार बताएगी न नेपाल सरकार बताएगी। सामने कुछ और होगा, अंदर कुछ और भी बातें होती हैं। यही है व्यवस्था का। फिर भी अब जो दिख रहा है उसके आधार पर समझने समझाने का प्रयास करूंगा। राइट, अब देखिए, भारत और नेपाल का जो संबंध है वो सीमित नहीं है, बल्कि जो दक्षिण एशिया की राजनीति है वो प्रभावित होगी। यानी भारत नेपाल के संबंध साउथ एशिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। प्रश्न यह है कि नेपाल की सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष भारत क्यों आए, कारण क्या है, और इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या इसमें चीन का भी कोई दृष्टिकोण है। अब बात आती है कि हर बात में चीन की बातें क्यों होती हैं, हर बात में अमेरिका की बातें क्यों होती हैं, क्योंकि आप पड़ोसी को इग्नोर नहीं कर सकते। उसके संबंधों के आधार पर ही आपको राष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध, पराराष्ट्र संबंध, वैदेशिक नीति को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत और नेपाल सामान्य पड़ोसी देशों जैसा नहीं है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। आपको पता होनी चाहिए कि इनकी जो खुली सीमाएं हैं वो बहुत लंबी है। आपको पता होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो खुली सीमा है लगभग 1751 किलोमीटर खुली सीमा है, जो दुनिया के शायद ही किसी देश में है।
लाखों लोग वहां के और यहाँ के परस्पर आते जाते हैं, व्यापार वाणिज्य करते हैं, ये तो बड़े पुराने हैं। नेपाल का जो अधिकांश विदेशी व्यापार है भारत के रास्ते होता है। धार्मिक सांस्कृतिक स्वरूप भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब है कि इस संबंध को समझने के लिए मैं बिल्कुल लेमेंस की भाषा में एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि दो परिवार एक ही मोहल्ले में रहते हैं, राइट, और दोनों के बीच कुछ जमीन के लिए विवाद है, लेकिन दोनों के बच्चे की दोस्ती भी है, व्यापार भी है और रोज का आना जाना भी है। तो ऐसे में अगर विवाद हो जाए तो क्या वे हमेशा लड़ते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये बातचीत भी करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी भारत को नेपाल की जरूरत है, नेपाल को भारत की जरूरत है। भारत और नेपाल की स्थिति भी इसी तरह की है। अब है कि सत्ताधारी दल के जो अध्यक्ष हैं रवि साहब, उनका इतना भव्य स्वागत भारत में किया जाना, आमंत्रण किया जाना, एक दो दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री से मीटिंग है उनकी, एस जयशंकर जो विदेश मंत्रालय है उनसे मीटिंग है, अभी नीति नवीन से मीटिंग हुई है। तो पहला कारण है कि दोनों के बीच यानी भारत नेपाल के बीच संबंधों को सामान्य बनाए रखना। जैसा हम लोग पेपरों में पढ़ते हैं वही सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि हाल के वर्षों में जो काला पानी, लिपू लेख और लिपू अधूरा क्षेत्रों को लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद बढ़ा है। नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया भी, जबकि भारत इन क्षेत्रों को अपने हिस्से में बताते रहा है। अभी ये बातें सोचने की है कि यदि विवाद बढ़ता जाए और बातचीत भी ना हो, यानी आप कह रहे हैं मेरा, वो कह रहे हैं अपने, बातचीत ना हो, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? भाई दो संप्रभु राष्ट्रों को बातचीत करके समस्या का समाधान करना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए नेपाल की सत्ताधारी पार्टी का नेतृत्व भारत आकर यह संदेश देना चाहता है कि विवाद अपनी जगह है, लेकिन संवाद भी जारी रहेगा। लेकिन जब संवाद जारी नहीं रहेगा तो विवाद नहीं सुलझाए जाएंगे। दूसरा कारण है आर्थिक मजबूरी। नेपाल की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत से जुड़ी है। उदाहरण के लिए यदि नेपाल को पेट्रोलियम उत्पाद चाहिए, खाद्यान्न चाहिए, दवाइयां चाहिए या समुद्री बंदरगाह तक पहुंच चाहिए, तो भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे आप ऐसे समझिए कि किसी छोटे व्यापारी का सबसे बड़ा ग्राहक यदि एक ही व्यक्ति हो तो वह ग्राहक से रिश्ता खराब नहीं करना चाहेगा। नेपाल की स्थिति भी कुछ हद तक ऐसी ही है। तीसरा कारण है कि नई सरकार की नई विदेश नीति, क्योंकि कोई भी सरकारें, जब भी किसी देश में कोई सरकार बनती है, नई सरकार आती है, तो अपने प्रमुख पड़ोसियों के साथ संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास करती है। उदाहरण के लिए भारत में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री अक्सर पड़ोसी देशों के नेताओं से मुलाकात करते हैं। उसी प्रकार नेपाल की नई राजनीतिक व्यवस्था भी भारत को संकेत देना चाहती है कि वह संबंधों को पूरी तरह खराब होने नहीं देना चाहती। ये अलग बात है कि बालन साहब ने आने से मना किया था, मना डायरेक्टली तो नहीं किया, लेकिन एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री होने के नाते समकक्ष सम्मान चाहते हैं और मिलना भी चाहिए और मिलेगी भी। लेकिन पहले दोनों देश के जो बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनमें मीटिंग हो रही है। चौथा कारण है कि चीन और भारत के बीच संतुलन। देखो जी, नेपाल लंबे समय से भारत और चीन दोनों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा है। आप ऐसे मानिए कि यदि किसी छात्र के दो बहुत प्रभावशाली मित्र हों तो दोनों से अच्छे संबंध बनाना चाहेगा, रखना चाहेगा। नेपाल भी यही करता है, कोई भी करता है। वह चीन से निवेश, बुनियादी ढांचे, परियोजना चाहेगा, जबकि भारत से व्यापार, ऊर्जा, रोजमर्रा आर्थिक संबंध बनाए रखना चाहता है। इसलिए भारत यात्रा को संतुलन की नीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। यानी रवि साहब की भारत यात्रा एक बैलेंस पॉलिटी की कोशिश है। अब देखते हैं कि ये तो सकारात्मक पक्ष हो गए, नकारात्मक पक्ष भी कुछ हैं। मेरे ओपिनियन के हिसाब से सिर्फ सकारात्मक बोलना ही पर्याप्त नहीं है। वो ये है कि यह यात्रा नुकसान नियंत्रण यानी डैमेज कंट्रोल का प्रयास हो सकता है।
क्योंकि बालन साहब ने बोल दिया कि हमने भी आपकी जमीनें कब्जा रखी है, तो इसे कंट्रोल कैसे करें। और नेपाल में उनके स्टेटमेंट पे आलोचना हो रही है, क्योंकि हाल के समय में सीमा विवाद और विवादित हो गया, जिससे भारत नेपाल में संबंध के जो तनाव हैं वो बढ़े हैं। और यदि तनाव बढ़ता रहता है तो विदेश व्यापार राजनीतिक सहयोग प्रभावित हो सकता है। हम लोगों ने तो बहुत आसानी से बोलती विदेश व्यापार राजनीतिक सहयोग, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए नेपाल की सत्ताधारी दल के यह संदेश देना चाहती है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। दूसरा नकारात्मक पहलू यह भी हो सकता है, नेपाल में कुछ राष्ट्रवादी समूह भारत के प्रभाव को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। वो ये कह सकते हैं कि भारत नेपाल की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। आप उदाहरण के लिए ऐसे मानिए कि कई बार नेपाल में चुनावों के दौरान भारत समर्थक और भारत विरोधी भावनाओं का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। कोई भी देश करता है, पाकिस्तान में भारत विरोधी, हिंदुस्तान में पाकिस्तान विरोधी, ये सारे चलते रहते हैं। इसलिए भारत यात्रा का घरेलू राजनीति में विरोध भी हो सकता है कि आप भारत की यात्रा क्यों किया, क्योंकि विरोधी दल इसे विरोध करेंगे ही करेंगे। तीसरा नकारात्मक पहलू यह हो सकता है कि यदि नेपाल भारत के बहुत करीब जाता दिखाई देता है तो चीन इसे पसंद नहीं करेगा, और यदि चीन के बहुत करीब जाता है तो भारत चिंतित हो जाएगा, ये भी पसंद नहीं करेगा। यही कारण है कि नेपाल को हमेशा रस्सी पर चलने वाले कलाकार की तरह संतुलन बना के चलना पड़ेगा। रस्सी का कलाकार देखा है ना, अभी तो मुखर्जी नगर में कर रहे थे सामने, छोटी सी बच्ची उस रस्सी पर चल रही थी, म्यूजिक बज रहा था, वो चल ताल में बिठा रही थी, यानी ताल में बिठाना पड़ेगा। तो भारत नेपाल संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस यात्रा का प्रभाव क्या होगा। पहला प्रभाव है सकारात्मक संवाद बढ़ेगा। जब नेता मिलते हैं तो गलतफहमियां कम होती है। दूसरा है व्यापार निवेश बढ़ेगा, और तीसरा है सीमा विवाद पर बातचीत आसान हो सकती है। बातचीत का मतलब यह भी नहीं होता कि विवाद तुरंत खत्म हो जाएगा। विवाद समाधान की संभावना बढ़ जाती है। चौथा है कि लोगों के बीच संबंध मजबूत होंगे। भारत और नेपाल के नागरिक बिना वीजा के एक दूसरे से देश में आते जाते हैं, या दुनिया का अनोखा देशों में है। अब एक महत्वपूर्ण उदाहरण और देता हूं मैं आपको। कल्पना कीजिए कि दो भाइयों के बीच खेत की मेड़ को लेकर विवाद है, जो होता है। एक भाई कहता है कि जमीन मेरी है, दूसरा कहता है कि नहीं या मेरी है। सबकी अपनी दलीलें होगी, लेकिन दोनों का कुआं एक है, दोनों की दुकान एक, दोनों के बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों के साथ पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में लड़ाई तो कर सकते हैं, लेकिन संबंध पूरी तरह से नहीं तोड़ सकते। तो भारत और नेपाल के संबंध कुछ हद तक ऐसे उदाहरण जैसे हैं। तो मैं निष्कर्ष के तौर पर कह सकता हूं कि नेपाल की जो सत्ताधारी पार्टी अध्यक्ष रवि साहब की भारत यात्रा को केवल एक राजनीतिक दौरे के रूप में मत देखो। यह यात्रा बताती है कि सीमा विवाद के बावजूद भारत और नेपाल एक दूसरे की आवश्यकता है। भारत और नेपाल और चीन के बीच नेपाल को भारत और चीन के बीच संतुलन बनाना होगा, और बनाना चाहते होंगे सरकार वहां की, और भारत भी चाहता है कि नेपाल उसके साथ विश्वासपूर्वक संबंध बनाकर रहे। और यदि दोनों देश संवाद जारी रखते हैं तो व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन और सुरक्षा सहयोग बढ़ सकता है। लेकिन यदि राष्ट्रवाद और सीमा विवाद की राजनीति में हावी हो गई तो तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है, विवाद हो सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। तो एक तरह से आप मानिए कि भारत सरकार ने खुद बुलाया है, आमंत्रण करके काफी सम्मान दिया है,
यानी भारत सरकार भी उत्सुक है और जो दोनों पक्षों में असंतुष्टि है, मैंने पहले बोला कि वैदेशिक नीति में सारी बात नहीं बताई जाती और ये धीरे धीरे ये भी भारत का विदेश मंत्रालय का भी कल स्टेटमेंट आया है कि नेपाल की और भारत के बीच जो विवाद था उसमें 98% विवाद को सुलझा लिया गया है, यानी 2% विवाद बचा है, वो भी सरकार विवाद को सुलझाने का प्रयास पूरा कर रही है और होकर भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।